हेलो बच्चों। मैं दीप स्वागत करता हूँ इस उसी सूर्यावा में। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम लोग कक्षा 12 का सेट नंबर कक्षा 10 का सेट नंबर 4 लेके आए हैं, जो कि हम लोग क्या करेंगे, इसके सभी एमसीक्यू करेंगे। तो अगर आप लोग इस लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप लोग सेट नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखे होंगे तो इस सेट को अवश्य देखिएगा, जिससे कि आपको पेपर में सहायता होगा। तो चलिए, आप हम लोग अब अपने सेट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। आपको क्या दिया है, एक ग्राफ दिया है, एक्स अक्ष दिया है और वाई अक्ष दिया है, और इस ग्राफ पर एक वक्र खींचा गया है। यहाँ पे क्या दिया है हमें, यहाँ पे दिया है यहाँ पे हमें क्या दिया है, y बराबर एफ एक्स दिया है। इसका मतलब यह तात्पर्य हुआ कि जो ग्राफ है, वक्र है, जो वक्र है यक्ष अक्ष को किन किन स्थानों पर, जितनी स्थानों पर पर प्रच्छेद करेगी या काटती है, तो वही क्या होगा, बहुपद के शून्यकों की संख्या होता है। यानी हम जानते हैं कि जो ग्राफ यानी वक्र है, वक्र जो वक्र दिया है, ये वक्र आपका दिया है, यहाँ से लेकर इस प्रकार दिया है। तो हम देख रहे हैं कि यह वक्र एक्स अक्ष को, माने इस पॉइंट पर ए पर, और इस पॉइंट पर बी पर, और इस पॉइंट सी पर क्या कर रही है, प्रच्छेद कर रही है। तो यानी किसने पॉइंट पर यदि कोई भी ग्राफ या वक्र एक्स अक्ष को जितनी 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 बिंदुओं पर बिंदुओं पर जितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है करती है वे बिंदुएं क्या कहलाती हैं, बहुपद के शून्य कहलाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि यह वक्र यक्ष अक्ष को 1, 2 और 3 यानी 3 बिंदुओं पे प्रच्छेद करिए, तो यानी इसके जो बहुपदों का शून्य होगा कितना होगा, 3 होगा। यानी हमारे इस प्रश्न का जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3 होगा। इसी प्रकार यदि आपको यहाँ पे y के स्थान पे क्या दे दे, यक्स दे दे, और एफ वाई अगर कह दे, तो जान जाइएगा कि यानी अब वक्र किसे का प्रच्छेद करना चाहिए, वाई एच को। अगर यहाँ पे यक्स यफ के साथ, यानी यफ मतलब बहुपद हो गया, अगर यहाँ बहुपद कहे चाहे पी एक्स कहे कुछ भी कहे, तो यानी अगर यक्स बराबर क्या दे दे, यफ वाई कर दे, अगर एफ वाई कह दे, तो जान जाइएगा, इतना समझ जाइएगा कि अब हमें जो वक्र है कहाँ काटना चाहिए, जो वक्र है वक्र वाई अक्ष पर प्रच्छेद करना चाहिए। किस पर, वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर क्या करना चाहिए, प्रच्छेद करेगा, तो वही बिंदु क्या करेगा, कहलाएगा, उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। लेकिन हमारा क्या दिया है, यहाँ पे एफ एक्स दिया था, इसलिए हम देखें एक्स अक्ष पे जो वक्र है जिन जिन बिंदुओं पे प्रच्छेद कर रही है, वही आपका उतना ही बिंदु क्या कहलाएगा, उस बहुपद का शून्यक होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसमें से पहला ऑप्शन दिया है 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, और ऑप्शन बी दिया है 2 इंटू
3 पावर 2 इंटू 13। ऑप्शन नंबर सी दिया है 2 इंटू 3 इंटू 13। ऑप्शन नंबर डी दिया है 2 इंटू 3 इंटू 30 पावर 2। ये आपका ऑप्शन दिया है और हमें पूछा क्या है 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करें कितना आएगा, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 2 × 7 = 14, एक बचेगा तो 2 × 8 = 16 हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमें मिलेगा कितना आएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, फिर 3 से कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, फिर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। इसका ये तात्पर्य हुआ जो 156 का अभाज्य गुणनखंड है 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू कितना है 13 है। तो यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा यानी 2 पावर 2 3 इंटू 13, यानी इस प्रश्न का हमारा पहला ऑप्शन सही है 2² गुणित 3 गुणित 13। ठीक। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको। संख्याओं 175 और 91 का एचसीएफ होगा। हमें क्या दिया है, संख्या 175 और 91 का एचसीएफ पूछ रहा है, यानी म से पूछ रहा है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले 175 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यदि 175 का अभाज्य गुणन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 पावर 2 गुणित 7 मिलेगा। और 91 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7 गुणित कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है तो उन अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो एचसीएफ आता है उन संख्याओं के कॉमन पद का मिनिमम घात लिया जाता है। उन संख्याओं के कॉमन पद का मिनिमम घात लिया जाता है। तो इसका इस दोनों में कॉमन पद क्या है, 7 है। इन दोनों में कॉमन पद क्या है, 7 है, और दोनों का घात क्या है, 1 है। तो यानी मिनिमम घात कितना है, 1 है। तो इसे यह सिद्ध हुआ कि जो हमारा एचसीएफ होगा कितना होगा, 7 होगा। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 7। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, हमें क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या होगा, जिसमें से पहला ऑप्शन दिया है √3/5। ऑप्शन नंबर बी दिया है √2 × 7। ऑप्शन नंबर सी दिया है √5 + √7, अगले ब्रैकेट में √5 - √7। फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है √12। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परमेय संख्या होगा। तो हमें परमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो परमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है तो देखिए ये संख्या क्या है, अपरमेय है। √3 क्या है, अपरमेय है। और √5 भी क्या है, अपरमेय है। यानी जब दो अपरमेय संख्याओं का भाग दिया जाता है तो उसका भागफल जो आता है हमेशा क्या आता है, अपरमेय आता है। क्या आता है, अपरमेय आता है, अपरमेय आता है। इसका ये सिद्ध हुआ कि यानी यह जो है परमेय संख्या नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। दूसरा का भी देखिए, √2 क्या होता है, अपरमेय होता है, अपरमेय होता है। और √7 भी क्या है, अपरमेय है। यानी दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, अपरमेय होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए,
तो ऑप्शन नंबर डी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं। और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बटेगा 3। यानी यह 2 एक परिमेय संख्या है और अंडर में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या जब दो परिमेय संख्या दो में से एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दे, तो उसका गुणनफल जो आता है, गुणनफल हमेशा क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय अपरिमेय संख्या होता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी क्या हुआ, गलत हो गया। अब बचा है ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब जब 3 गलत कर दिए तो बचा कितना, ऑप्शन नंबर 1 बचा है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए कैसे सही होगा। अब यहाँ देखिए, इसे क्या मान लीजिए, इस दिया है आपको एक माने अंडर में 5 प्लस अंडर में 7, अगले ब्रैकेट में अंडर में 5 माने अंडर में 7 दिया है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये है बन रहा है कि a प्लस बी माइनस ए माइनस बी के रूप में बन रहा है, जिसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं अंडर में 5 का स्क्वायर माइनस अंडर में 7 का स्क्वायर। तो अंडर रूट से 5 अंडर रूट कट जाएगा, वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, बिचना कितना बचेगा, -2 आएगा। और -2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 7, अगले ब्रैकेट में अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 7 होगा। तो इसका जो माने दोनों को सरल करने पर हमें -2 मिला है, और जो कि -2 एक परिमेय संख्या है। यानी हमें क्या पूछा था प्रश्न में, परिमेय संख्या, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको। आपको क्या दिया है, रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 एवं 3x प्लस 2y बराबर 8 के युग्म का हल होगा। पहला ऑप्शन दिया है अद्वितीय हल, दूसरा ऑप्शन दिया है दो हल, यहाँ पे हल लिख लीजिए, दो हल, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए पहले क्या दिया है, दो रैखिक समीकरण की बात कर रहा है। अब रैखिक समीकरण में से अगर बात कर रहा है तो पहले हम लोग क्या जानते हैं, इसके मानक रूप जानते हैं। मानक रूप क्या होता है, मानक रूप भाई इनका दो, अगर रैखिक समीकरण दो है तो यानी दो मानक रूप हो गए। एक होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होगा, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब इस कंडीशन में इन यक्स के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, कितना आएगा, a1/a2 आएगा। y के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, b1/b2 आएगा। और अचर पद के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, c1/c2 आएगा। अब इन दोनों में, इन तीनों में कुछ ना कुछ संबंध होगा, c1/c2 आएगा। अब देखिए, अगर यह दोनों समीकरण एक रेखा को निरूपित करते हैं, मान रेखा को निरूपित करते हैं, तो रेखा का होने का कितने कंडीशन हो सकते हैं, कंडीशन कितने होंगे, 3 कंडीशन होंगे। कंडीशन कितने होंगे, 3 कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, या दोनों रेखा प्रच्छेदी हो, यानी एक दूसरे को इस प्रकार काटे, अगर काटते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, अगर दोनों रेखा एक दूसरे काटते हैं तो इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर निरूपित कर रहा है तो इसका जो प्रतिबंध होता है, a1 और a2 का अनुपात निकालिए और b1 और b2 का अनुपात निकालिए, दोनों आपस में बराबर नहीं आना चाहिए। तो समझ जाइएगा कि यह कौन सा रेखा दर्शा रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा दर्शा रहा है। अगर प्रतिच्छेदी रेखा दर्शाएगा
तो हमें जो इसका प्रतिबंध होगा, क्या होगा कि लिखेंगे आप जो हल होगा, हल की बात अगर करें, जो हल की बात करें तो क्या लिखेंगे, केवल एक हल होगा, केवल केवल एक हल होगा। या इसी को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, या इसी को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, अद्वितीय हल। क्या लिख सकते हैं, अद्वितीय हल। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। ये हो गया आपका प्रच्छेदी रेखा के बारे में। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ही गुजरे। अगर दोनों रेखाएं एक ही दूसरे पर गुजरती हैं, पहला रेखा मान लीजिए यही है और दूसरा का रेखा ये भी है, अगर दोनों रेखाएं एक ही रेखा पे निरूपित करती हैं तो उसे कहते हैं संपाती रेखाएं। उसे क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। अगर संपाती रेखा निरूपित कर रहा है तो इसका जो प्रतिबंध होता है, A1 और A2 का अनुपात वहाँ लिखे हैं, B1 और B2 का अनुपात, C1 और C2 का अनुपात, तीनों आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है उसे कहते हैं संपाती रेखाएं। क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं प्रदर्शित कर रहा है। अगर प्रदर्शित संपाती रेखा कर रहा है तो यानी इसका जो हल होगा, देखिए यहाँ पे एक बिंदु पे काट रहा था इसलिए क्या लिखे हैं, केवल एक हल, या तो अद्वितीय हल। और यहाँ पे देखिए हर बिंदु पर, यहाँ पे देखिए हर बिंदु पर, यह दोनों रेखा एक दूसरे पर हर बिंदु पर क्या कर रहा है, हर बिंदु पर दोनों रेखाएं रेखाएं देख रहे हैं कि एक बिंदु, हर बिंदु पर क्या रहा है, हर बिंदु पर आपको प्रतिच्छेद कर रहा है। जब हर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इससे यह सिद्ध होता है, इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा, हल जो होगा आपका, तो हल लिखेंगे अपरिमित रूप से, अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यहाँ होगा, या लिख सकते हैं आप लोग अनेक हल होगा या अनंत हल होगा। ये आपको क्या दर्शाता है, कंडीशन नंबर 2 संपाती रेखा को। आइए कंडीशन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। कंडीशन नंबर 3 क्या दर्शा रहा है आपको, यानी दोनों रेखा एक दूसरे को इस प्रकार हो गया, यानी दोनों के बीच की दूरी समान हो, यानी समांतर रेखाएं दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक, जब समांतर रेखाएं दर्शाएंगे तो यानी अब हम लिख सकते हैं समांतर रेखाएं है, क्या है, समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं, अगर रेखाएं समांतर रेखाएं निरूपित कर रहा है तो यानी हम क्या करेंगे, इसका जो प्रतिबंध आएगा, यानी A1 और A2 का अनुपात निकालिए, A1 और A2 का अनुपात निकालिए, A1 और A2 का अनुपात निकालिए, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। ये दोनों का अनुपात, A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 का अनुपात बराबर आना चाहिए, लेकिन C1 और C2 का जो अनुपात है इन दोनों से भिन्न होना चाहिए। तो ये आपको संपाती रेखा समांतर रेखा दर्शाएगा। अगर समांतर रेखा दर्शा रहा है तो हम लिख सकते हैं, माने कि इसका कंडीशन जो हल होगा, जो हल होगा क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि कोई हल नहीं होगा। जब कहीं काट ही नहीं रहा है, कहीं भी नहीं मिला है, जब कहीं नहीं मिला है मैंने हम लिख सकते हैं कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब हम आपको ये बता दिए, आप लोग इसे अच्छी तरह से अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। अगर इस पे सवाल ऑब्जेक्टिव बनता है तो यहीं से बनता है।
ठीक है। तो चलिए अब हमें हमारा जो प्रश्न दिया है, क्या दिया है, ये हमारा प्रश्न दिया है, ये है आपका और ये आपका। जब इन दोनों की तुलना इससे करने पर, इसका इससे करने पर और इसका इसका इससे करने पर, तो जो A1 का मान आएगा कितना आएगा, 2 आएगा, और कितना आएगा, 3 आएगा, माने 2/3 आएगा। और B1 और B2 का मान क्या आएगा, 1/3 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 1/2 क्या आएगा, 1/2 आएगा, 1/2। A1 और A2 का अनुपात 2/3 आ रहा है, और B1 और B2 का अनुपात 1/3 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। अगर आपस में बराबर नहीं है, ऐसे सिद्ध हो गया कि यानी A1 और A2 का अनुपात बराबर नहीं है B1 और B2 के। जब B1 और B2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि कौन सा रेखा प्रदर्शित करेगा, प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करेगा। और प्रतिच्छेदी रेखा का यही संबंध होता है, और इसका क्या होता है, हल माने अद्वितीय हल होगा। क्या दिखा है, अद्वितीय हल, माने इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अद्वितीय हल। कौन सा सही होगा, अद्वितीय हल। ठीक। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक समांतर श्रेणी है, जिस जो दिया है समांतर श्रेणी दिया है 6, 10, 14 का 25वां पद होगा। अब देखिए क्या दिया है, हमें समांतर श्रेणी दिया है, एक समांतर श्रेणी दिया है AP, यानी 6, 10, 14। ठीक है, ये दिया है। कह रहा है कि इसका 25वां पद होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है 100, दूसरा ऑप्शन दिया है 102, तीसरा ऑप्शन दिया है 101, और चौथा ऑप्शन दिया है 151। तो इनमें से कौन सा सही होगा, यानी 25वां पद कौन सा होगा, यही पूछा है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर यह इन AP, अगर डॉट 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 इन AP यानी समांतर श्रेणी में है, तो जो पहला पद होता है उसे हम किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। और सर्वांतर को कोई भी पद लीजिए, उसके पहले वाले पद को घटा दीजिए। कोई भी पद लीजिए, अगर हम 10 ले रहे हैं तो 10 के पहले पद क्या रहा है, 6 रहा, 6 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्वांतर मिल जाएगा। यानी सर्वांतर हमारा क्या मिल गया, कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब हमें पूछा है 25वां पद, यानी A25, और A25 को हम लिख सकते हैं A+24D। देखिए 24D हो गया और प्लस एक A हो गया, मान मिल के कितना होगा, 25 पद हुआ। 24 से D है और एक A, मिल के कुल 25 पद हो गया। तो 25 पद हो गया। अब यहाँ पे रख दीजिए, मान एक मान कितना, 6 रख दीजिए, प्लस 24 गुणित 4। तो इसे कैलकुलेशन करने पे कितना, 24 चौका 96, और 6 कितना, 102। कितना, 102। यानी इस प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 102। यानी 25वां पद कितना होगा, 102। अगर आपको इसे ये फार्मूला नहीं याद है, तो आप हम जानते हैं कि किसी भी श्रेणी का n वां पद क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। यही होता है n वां पद, फार्मूला यही होता है। अब n वां पद यहाँ n के स्थान में 25 रखेंगे, तो यही 25 रखेंगे, 25 में से एक घटाएंगे, 24 ही आएगा ना, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी आप या तो इस फार्मूला के पर याद कर रहिए, या डायरेक्ट अगर आप जो आता है तो डायरेक्ट इससे लगा दीजिए। जो पद पूछे उसे कम कर दीजिए। जैसे पूछ रहा है 13वां पद, तो क्या लिखेंगे, ए में 12 जोड़, डी जोड़ दीजिए, तो हमें 13वां पद मिल जाएगा। यदि आपको पूछा है, आपको पूछ रहा है कि 19वां पद ज्ञात कीजिए, तो 19वां पद क्या करें, यानी ए में 18D जोड़ देंगे तो हमें 19वां पद मिल जाएगा। यानी इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि द्विघात समीकरण, ये आपको होना चाहिए था, स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे।
ठीक, देखिए क्या दिया है। यदि द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 2x - p बराबर 0 का मूल -2 है तो p का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2, ऑप्शन नंबर डी दिया है 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमें p का मान पूछा है, p का मान कौन सा होगा? तो देखिए हमें क्या दिया है, एक दो घात समीकरण दिया है यक्स स्क्वायर प्लस दो घात समीकरण क्या दिया है, यक्स स्क्वायर प्लस 2x - p बराबर 0 दिया है। अब क्या करते हैं, x बराबर हम -2 रख देते हैं। x बराबर -2 रखने पर इस समीकरण में x बराबर अगर एक मूल दिया है तो यानी x बराबर एक -2 रख दीजिए। रखने पर अगर रख देते हैं यहाँ पे तो -2 का वर्ग हो जाएगा और प्लस 2 यक्स के साथ में -2 -p बराबर कितना 0 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे, वर्ग के कारण प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, माइनस आएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -p बराबर कितना 0। तो यहाँ से 4 4 कट जाएगा, 0 बराबर कितना p आ जाएगा। p पसंद कर दीजिए, यानी p का मान जो आया कितना आया 0 आया। p का मान क्या मिला हमें 0 मिला। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है 0। जो p का मान आएगा कितना आएगा 0 आएगा। ठीक, यानी दो घात समीकरण का। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 8। कर रहा है दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगा। यानी यह आपका क्या है, निशांक ज्यामिति का है और बीच का दूरी पूछ रहा है। अगर दो बिंदु आपको मालूम हो, दो बिंदु मालूम हो, मान लीजिए एक बिंदु ए है जो ये ए है और दो बिंदु ये है ये बी है, जिसका निशांक अगर x1 हो और इसका निशांक y1 हो और इसका निशांक y2 हो, इसका निशांक y1 हो, तो इसके बीच का दूरी अगर पूछे, डिस्टेंस पूछे यानी d पूछे, तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी फॉर्मूला होता है कि अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसे मान लीजिए x1, इसे मान लीजिए y1, इसे मान लीजिए x2, इसे मान लीजिए y2, इसे मान लीजिए x2, इसे मान लीजिए y2। अब सभी मान हम यहाँ पे हमें दिया है, सभी नाम मान पुट कर दीजिए, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो x2 मान कितना है 4 है तो 4 रख दिए, माइनस है माइनस लगा दिए, और x मान कितना है 2 है तो 2 रख के, पावर 2 है तो पावर 2 लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। y2 मान कितना दिया है, +1 दिया है, और -y1 कितना दिया है 3 दिया है, पावर लगा है तो पावर लगा दीजिए, पूरे का अंडर कर दीजिए। तो कितना आएगा इसे, पूरे का अंडर। अब इसे सॉल्व करने पे जो आएगा, हमें जो आएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर आएगा। अब इसे सॉल्व करें कितना आएगा, 4 + 4 हो जाएगा। अब 4 को लिख सकते हैं 4 × 2, या तो जोड़ने पर 4 4 8 या 4 × 2 लिखिए, बात तो एक ही हुआ। तो इसीलिए कितने कितना 2 अंडर में 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर में कितना 2 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 अंडर में 2। ठीक, तो आपको यह फार्मूला अच्छी तरह से माइंड में सेटअप कर लीजिए। दो बिंदु के बीच का दूरी होता है अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, d बराबर अंडर में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसके क्रम में परिवर्तन करने पर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर 2 है। पावर 2 होने के कारण हम चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उसका क्रम में परिवर्तन करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए चाहे आप इसे याद करिए चाहे इसे याद करिए, दोनों एक ही बात है। तो चलिए आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपको,
क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपको। क्या दिया है आपको? दिया है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात, क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होगी। मैंने क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यहाँ होना चाहिए था ज्ञात, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल होगा, लिखिए क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होगा जिसका कोण थीटा हो, जिसका कोण क्या है? थीटा होगी, थीटा है, जिसका कोण क्या है? थीटा। यहाँ पे थीटा होना चाहिए, थीटा है, ठीक है, थीटा होगी, जिसका कोण क्या है? थीटा होगी। चलिए, अब क्या दिया है? त्रिज्यखंड। अब देखिए क्या होता है, त्रिज्यखंड दिया है तो यानी हम जानते हैं कि किसी वृत्त, अगर मान लीजिए वृत्त है, इस वृत्त का इस खंड को अगर हम काट देते हैं, इसे काट कर अगर, यानी इसे काट लेते हैं और यहाँ से इसे काट कर हटा लेते हैं, यहाँ से इसको ऐसे हटा लेते हैं, मैंने इसे काट के निकाली है, तो यही आपका क्या होगा? त्रिज्यखंड होगा। यही क्या होगा आपका? त्रिज्यखंड होगा। यही क्या है? आपका त्रिज्यखंड है, जो कि ए ओ है होगा, यहाँ पे मान लीजिए ए है और ये क्या है? बी है। अब पूछा है क्या? क्षेत्रफल पूछा है, यानी इसका पूरा क्षेत्रफल पूछा है आपको, यानी इसका क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। अगर क्षेत्रफल पूछा है, आपको क्षेत्रफल पूछा है, तो यानी ये पूरा एरिया जितना हम रेट से कर रहे हैं, ये पूरा एरिया पूछा है आपको। ये आपको इतना एरिया पूछा है, इसका एरिया क्या होगा? ठीक है, यही आपको पूछा है। अगर ये आपको पूछा है, तो अगर यहाँ केंद्रीय कोण कितना बना रहा है? कह रहा है कि थीटा बना रहा है, और इसकी जो त्रिज्या है आपको क्या दिया है? आर दिया है। ध्यान से देखिए, क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछा है। यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो आपको आइए याद कराते हैं। अब हम जानते हैं कि एक वृत्त अपने केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है? थीटा अंश का। यानी थीटा एक 360 अंश का कितना बनाता है? 360 अंश का कितना बनाता है? 360, यानी 360 अंश में बना क्षेत्र का क्षेत्रफल तो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। 360 अंश में, 360 अंश में बने, 360 अंश में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें निकालना है एक अंश में, एक अंश में वृत्त, एक अंश में बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360। तो भाई ये क्या था? पूरा था, तो उसका त्रिज्य था। अब एक अंश में बने वृत्त का क्षेत्रफल, अब ये तो वृत्त का भाग है, तो यानी क्या लिखेंगे? अब थीटा अंश में कितना बना है? थीटा अंश में, तो थीटा अंश में, थीटा अंश में बने त्रिज्य वृत्त के भाग का क्षेत्रफल, वृत्त के यहाँ भाग लीजिए, वृत्त के भाग यानी त्रिज्यखंड का, थीटा अंश में बने वृत्त का भाग मतलब त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणित कितना होगा? थीटा हो जाएगा। या इसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए, अगर ये आपका ऑप्शन होगा तो ठीक है, ऑप्शन आपका क्या दिया है? थीटा बटे 180 गुणित 2 पाई आर दिया है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं इसलिए इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पे है, हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं इसलिए यह नहीं होगा, यहाँ पे है, हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अब देखिए क्षेत्रफल बात कर रहा है, यानी त्रिज्या का वर्ग होना चाहिए, तो यहाँ पे त्रिज्या, इन दोनों में त्रिज्या का वर्ग नहीं है, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या? बी और डी, बी और डी में कोई होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 180 है और यहाँ पे क्या है? 360 है। इसका मतलब यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 360 है, मतलब ये बी वाला भी कैंसिल हो गया। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब सर कहेंगे सर जी यहाँ 360 वहाँ 720 है, तो यहाँ पे ऊपर में भी कितने गुणा किया है? 2 का गुणा किया है ना। तो यानी अगर अंश और हर में, अंश और हर में 2 का गुणा कर दें
तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा थीटा बटे, ये थीटा पहले कर दिए 360 गुना 720 गुणित 2 पाई r स्क्वायर। टू, यहाँ पे 2 है और पाई आर स्क्वायर बचा है, पाई आर स्क्वायर। तो हम इससे भी इतना भी कह सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, थीटा बटे 720 गुणित 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, अगर यही पूछता, क्या पूछता, आपको यही पूछ रहे कहे कि इस त्रिज्यखंड में जो ए बी है, ये ए बी है, क्या है, चाप है। ए बी क्या है आपको, चाप है। कह दे इस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो चाप की जो लंबाई फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई, ठीक, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई, चाप की अगर लंबाई पूछे, लंबाई पूछे तो इसका जो फॉर्मूला होगा पाई आर, पाई आर, या तो इसे लिखिए थीटा बट, ऐसे लिख दीजिए थीटा बटे 180 गुणित पाई आर, कितना लिख दीजिए, पाई आर लिख दीजिए, पाई आर। या ये लिखिए, या हम लिख सकते हैं थीटा बटे 360, दो का वही गुणा करना होगा, 2 पाई आर। चाहे आप इसे याद करिए, चाहे इसे याद करिए, क्योंकि देखिए 2 और 360 का मल्ट क्या हो रहा है, एक दूसरे से विभाजित हो रहा है, इसलिए उसे विभाजित करें, ये मिलेगा हमें। फार्मूला वही होगा, 360 में वृत्त द्वारा वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है, तो एक अंश में वृत्त की परिधि कितना होगा, 2 पाई आर होगा बटे 360 होगा। अब यानी थीटा अंश में वृत्त की जो परिधि होगा कितना होगा, परिधि मतलब चाप, वृत्त की चाप, चाप ही पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर उतना आ जाएगा आपका, थीटा बटे 180, यानी थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर होगा, टू टू कटा देंगे तो यहाँ पे आपको ही मिल जाएगा। अगर यही पूछ ले त्रिज्यखंड की लंबाई बताइए, अगर आपको पूछ ले कि त्रिज्यखंड की लंबाई बताइए, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड की लंबाई मतलब यहाँ से ये पूरी दूरी, इस पूरी दूरी को अगर आप लेंगे तो ये आपके क्या त्रिज्यखंड की लंबाई होगा। त्रिज्यखंड की लंबाई मतलब क्या, चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड की लंबाई अगर पूछे आपको, त्रिज्यखंड की लंबाई, त्रिज्यखंड की लंबाई, अगर त्रिज्यखंड की लंबाई अगर पूछता है आपको, तो कुछ नहीं करना है, चाप की लंबाई, चाप की, आपको क्या करना होगा, चाप की लंबाई, लिखेंगे क्या, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई प्लस 2, माने ए भी त्रिज्या है तो वो भी त्रिज्या, दोनों को जोड़ने में कितना आएगा, 2 आर आ जाएगा, 2 गुणित त्रिज्या। तो लिख सकते हैं 2 गुणित त्रिज्या, 2 गुणित त्रिज्या। ये आपका क्या होगा, चाप की लंबाई का फार्मूला निकल आएगा। क्या निकलेगा, चाप की लंबाई का फार्मूला। ये आपका है क्षेत्रफल, ये है आपका एरिया, ये आपका है चाप की लंबाई, और ये आपका क्या है, चाप की लंबाई, ठीक है। वो ये आपका है त्रिज्यखंड की लंबाई। तो यानी आपको देखिए एक क्वेश्चन में हमने कितने ऑब्जेक्टिव बना दिए, लगभग 4-5 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने चाप के बारे में सब हम डिटेल में चर्चा कर लिए। अब हम यहाँ से कोई भी अगर प्रश्न पूछेगा तो आप लोग अच्छी तरह से लगा लेंगे। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक इस पर रेखा की लंबाई होगी। यानी हमें क्या दिया है, एक 3 सेमी त्रिज्या दिया है और एक वृत्त दिया है। तो एक वृत्त दिया है तो यानी हम मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, ये आपका क्या है, वृत्त है, ये आपका वृत्त है, और ये आपका एक क्या है, केंद्र है, ये आपका क्या है, केंद्र है, इस वृत्त का क्या है, केंद्र है।
ठीक है, ये वृत्त का आपका केंद्र है। अब कह रहा है त्रिज्या तो आपको दिया है, अब कह रहा है कि इस अगर ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त है तो यानी 5 सेमी दूरी पर, मतलब ये 5 सेमी इसके बाहर चला जाएगा। तो 5 सेमी बाहर चला जाएगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, अगर कोई बिंदु यहाँ पे है, कोई बिंदु यहाँ पे है, ये आपका क्या होगा, केंद्र वो हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका केंद्र ओ हो जाएगा। मान लीजिए कोई बाहर बिंदु है, ये पी है। अब इसको मिलाने पर यहाँ पे क्या है, 5 सेमी दूरी पे है, तो माने ये जो हो गया आपका कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका जो दूरी है कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस बिंदु से एक इस पर रेखा खींची जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से एक इस पर रेखा खींचा गया, जहाँ पे यह इस पर रेखा इस बिंदु को काट रहा है, मान लीजिए यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, और ये बिंदु मान लीजिए आपका क्या है, ए है। तो यहाँ से आपको ये त्रिज्या को हम क्या किए, मिला दीजिए। अगर ये त्रिज्या को मिला देते हैं तो आपको ये त्रिज्या हो जाएगा। आपको जो त्रिज्या होगा कितना दिया है, आपको त्रिज्या दिया है 5 मैंने 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया है तो अब हम जानते हैं, एक प्रमेय जानते हैं, वृत्त की त्रिज्या तथा इस पर रेखा परस्पर लंब होती है, माने ये कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। अगर 90 अंश का कोण बनेगा माने हमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ। अगर समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ, 90 के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर कहलाता है। और लंब भुजा 3 हो गया। आधार पूछ रहा है, एपी मान पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे रेशियो क्या दिया है, रेशियो आपको दिया है 5 और 3 का दिया है, यानी हमें जो आधार मिलेगा, 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। और लंब का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9 का आएगा। 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। तो यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर जो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, अब आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। ओपी स्क्वायर यहाँ आप लगा दे रहे हैं, ओपी स्क्वायर, क्योंकि ओपी कर है। ओपी स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर प्लस आधार मतलब एपी का स्क्वायर। अब यहाँ पे मान पुट करने पर जो मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रख दीजिएगा, 5 का वर्ग 3 का वर्ग घटाने पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि भाई लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी जो इस पर रेखा की लंबाई आएगी कितना आएगी, 4 सेंटीमीटर आएगी। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। कराए कोण पी का मान होगा। तो देखिए आपको क्या दिया है, कोण पी का मान पूछ रहा है। आप ध्यान से देखिए, जो ए बी भुजा है, क्यू आर भुजा का क्या है, दुगना है। अगर यहाँ 3 दशमलव क्या दिया है, अगर यहाँ पे 3.8 दिया है, अगर आपको यहाँ पे 3.8 दिया है तो यहाँ पर इसका दुगना कर दिया है, कितना, 7.8 कर दिया है। आप पहले क्या करिए, चलिए भुजा को देख लीजिए। इस भुजा का मान कितना दिया है, इस भुजा का मान आपको दिया है 6 दिया है। तो इसका दुगना क्या किया है, 12 कर दिया है। मतलब ये भुजा और ये भुजा समानुपाती है। ठीक है, क्योंकि सबका अनुपात आप क्योंकि इसका दुगना जो है
तो दोनों का अगर माने ए बी का अनुपात निकालते हैं और क्यू आर का अनुपात निकालते हैं, तो जो मान आएगा 3.8/7.6 आएगा। इससे घटाएंगे 1/2 आएगा। इसी प्रकार बी सी, यहाँ सी है, इसी प्रकार बी सी बटे उसका दुगना क्या है, पी क्यू है। पी क्यू का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6/12 आएगा, जो इसका अनुपात आएगा 1/2 आएगा। इसी प्रकार ए सी और हम ए सी और पी आर, पी आर का बात करते हैं तो ए सी मान कितना दिया, 3√3 दिया है, और पी आर मान 6√3 दिया है। √3 √3 कट जाएगा, तो जो हल करेंगे 1/2 आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब क्या इसका ये सिद्ध हो गया कि दोनों जो त्रिभुज है उनके भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। यानी भुजाओं का अनुपात समान है, तो यानी हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात समान होते हैं तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इस भुजा के सामने वाला कोण ई आ रहा है तो पहले सी आ रहा है, तो यानी हमें इसके सामने वाला पूछ रहा है, यानी इसके दुगने वाला यानी पी का मान पूछ रहा है। अगर हमें सी का मान नहीं मिल जाए तो पी का मान मिल जाएगा, क्योंकि सी और पी आपस में क्या है, बराबर है। सी और पी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अगर इन दोनों का योग करने पर कितना आएगा, 140 आएगा। कितना आएगा, 140 आएगा। तो 180 में अगर घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 आएगा। अगर 40 आएगा तो पी कोण पी का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इन भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भुजा 3.8 के सामने वाला कोण सी आ रहा है, और इसका दुगना है 7.6 है, इसके सामने वाला कोण पी आ रहा है, तो कोण पी का मान पूछ ही रहा है। अगर कोण पी का मान पूछ रहा है यानी हमें कोण सी का मान चाहिए, क्योंकि आपस में कोण पी और कोण सी आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम कोण सी का मान लिखे लिए, कितना आ गया, 40 आ गया। अगर कोण सी का मान 40 आ गया तो यानी कोण पी का मान भी क्या आएगा, 40 होगा। तो यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 40 सन। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, बढ़ावा क्वेश्चन। निम्नलिखित बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। वर्ग अंतराल आपको दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और उसका बारंबारता दिया है 7, 12, 18, 15, 10 और 3 दिया है, इतना दिया है। अब पूछा है क्या, माध्यिका वर्ग पूछा है। अब माध्यिका अगर वर्ग पूछा है तो इससे पहले हम क्या करते हैं, हमें चाहिए इसका, अगर ये यफ है, अगर ये यफ है, अगर ये आपका यफ है, ठीक, अगर ये बारंबारता को यफ से दर्शाते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, यफ है, तो हमके माध्यिका वर्ग के लिए हमके क्या चाहिए, संचयी बारंबारता चाहिए। संचयी बारंबारता चाहिए, तो यानी हमें संचयी बारंबारता का हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं ग्राफ। अब संचयी बारंबारता का आप क्या करेंगे, यहाँ से एक अच्छी तरह से यहाँ पे एक है, आप लोग अच्छी तरह से एक खाना वो बना लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से एक खाना वो बना लीजिए आप लोग। भाई आप लोग अपने रफ में कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या मिल गया,
ए हो गया, ये आपका सी एफ हो गया, संचयी बारंबारता हो गया। अब इसके सामने संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, आइए निकालते हैं आपको। संचयी बारंबारता क्या, बारंबारता का जो पहला पद है, जो बारंबारता का पहला पद है उसे वैसे ही आप लिख लीजिए, यह हो गया, मैंने यह 7 हो गया। अब 7 और 12 को योग करिए, कितना आएगा, 19 आएगा। फिर 19 और 18 का योग करेंगे, कितना आएगा, 37 आएगा। और 37 और 15 का योग करेंगे, कितना आएगा, 52 आएगा। 52 और 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 62 आएगा। 62 में अगर हम 3 जोड़ते हैं, कितना आएगा, 65 आएगा। तो यानी हम देखते हैं कि अगर बारंबारता का योग करेंगे तो हमें जो बारंबारता का योग आएगा 65 आएगा। यानी इन सभी को योग करने पर कितना आएगा, 65 आएगा। तो 65 आएगा, इसका मतलब हमें यन का मान मिल गया 65 अंश। तो यानी स्मॉल यन का मान क्या होता है, 65/2, माने इस यन का आधा, वहाँ पद, वहाँ पद। अब आधा करें, कितना आएगा, लगभग 3×2=6, 2×2=4, 2×2=10, यानी 32वां पद। अब 12 संचयी बारंबारता में देखते हैं 32वां पद किस में आ रहा है। इसमें तो आएगा नहीं, माने 32वां पद जो आ रहा है, हमारा 32वां पद जो आ रहा है, जो आ रहा है कि यानी 37 में आ रहा है। और 37 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है वही हमारा क्या होता है, माध्यिका वर्ग होता है। यानी हमारे प्रश्न का जो ऑप्शन होगा 20 से 30 होगा। तो 20 से 30 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। यानी माध्यिका वर्ग हमारा क्या होगा, 20 से 30। ठीक, इतना था। माने अगर माध्यिका वर्ग आपको देता है तो आप लोग अच्छी तरह से संचयी बारंबारता को निकालिए। संचयी बारंबारता निकालने के बाद बारंबारता का योग करिए, यानी जो संचयी बारंबारता का अंतिम पद आता है वही आपका क्या आएगा, बारंबारता का योग आता होता है। तो योग आएगा, इस कैपिटल एन मिल जाएगा। तो स्मॉल एन जो होता है कैपिटल N/2 होता है। जो उसका पद आएगा वही आपका जिसके सामने है वही आपका क्या कहलाता है, माध्यिका वर्ग कहलाता है। ठीक, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया है, साइन थीटा बराबर काश थीटा, जो थीटा का मान होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और 90 से छोटा या 90 से बराबर होना चाहिए। यानी थीटा का जो मान होना चाहिए इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, या तो बराबर होना चाहिए या तो बीच में होना चाहिए। तो दिया है थीटा का मान होगा, पहला ऑप्शन दिया है 60 अंश, दूसरा ऑप्शन दिया है 45 अंश, ऑप्शन सी दिया है 30 अंश, और ऑप्शन डी दिया है 0 अंश। तो बताइए इनमें से कौन सही होगा। तो देखिए, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, साइन दिया है, कास दिया है। कास और साइन का किस अंश का मान बराबर होता है, 90 और 0 के बीच में 45 अंश होता है ना। क्योंकि अगर हम साइन 45 अंश का मान ज्ञात करें तो 1/√2 होता है। अब कास 45 का मान भी क्या होता है, 1/√2 होता है। इसका मतलब जब थीटा का मान 45 रखेंगे तो दोनों का मान बराबर होगा। इसलिए यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 45 अंश। ठीक है, इतना है। अगर नहीं समझ में आए, देखिए साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। यहाँ पे एक का गुणा कर दीजिए और यहाँ पे आएगा बटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसे हम क्या लिख बराबर, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा को टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन किस अंश का मान 1 होता है, टेन 45 अंश का मान होता है। यहाँ पे टेन है इसलिए टेन 45 लिख दीजिए। टेन 45 मान 1 होता है, टेन टेन कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना बचेगा, 45 अंश हो जाएगा। चाहे आप ऐसे लगाइए, आप जल्दी चाहते हैं तो बस आपको मान याद रहना चाहिए कि कास और साइन आपस में कब बराबर होते हैं, जब कास का मान और साइन का मान यानी थीटा का मान 45 अंश होगा। तो कास और साइन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट आपको दिया है, लिमिट नहीं दिया होता तो सोचते, लिमिट दिया है यानी कि करे 90 और 0 और 90 के बीच में, यानी ऐसा मान होगा कोई ना। तो इसलिए आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, पूछा है कहा 0 अंश का मान होगा। ये आपके लिए एकदम होमवर्क है, आप लोग एकदम अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आप लोग इसे खुद जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कहा 0 अंश का मान।
चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग जानते हैं काजीरंगन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है 15वां क्वेश्चन। यदि tan 2a बराबर 1, जहाँ 2a न्यून कोण है, 2a कैसा है, न्यून कोण है, तो एक एक नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा थीटा, माने ए रहेगा। यहाँ पे ए रहना चाहिए, यहाँ पे ए रहना चाहिए। पूछा है तो ए का मान होगा, यहाँ पे आपका रहना चाहिए ए। यहाँ पे रहेगा आपका ए। कह रहा है ए का मान होगा। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, 36 अंश। ऑप्शन नंबर बी दिया है 22.5 अंश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22.5 अंश। यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे अंश रहेगा, ये 0 पे यहाँ पे हटा दीजिए। ठीक, 22.5 अंश। ऑप्शन नंबर सी दिया है 38 अंश। ऑप्शन नंबर डी दिया है 45 अंश। तो क्या पूछा है, हमें ए का मान पूछा है। अब देखिए, अभी इसके पहले हम आपको बताए हैं कि tan 2a बराबर दिया है 1, और tan किस अंश का मान 1 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है। सर जी यहाँ पे tan 45 रख दीजिए, tan 45 हो जाएगा। तो tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर आपको क्या मिलेगा, 45 अंश मिलेगा। तो 45 का आधा होता है क्या है, मैंने ए बराबर जो आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 45 अंश बटे 2 हो जाएगा। और 45 का आधा जो होता है 22.5 होता है, यानी 22.5 अंश होगा। यानी कौन सा अंश होगा, एक मान जो होगा कितना होगा, 22.5 अंश होगा। यानी ये ऑप्शन का जो प्रश्न होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 22.5 अंश। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है सेक ए प्लस tan ए। अगले क्वेश्चन में 1 - sin a का मान होगा। पहला ऑप्शन दिया है सेक ए, दूसरा ऑप्शन दिया है साइन ए, तीसरा ऑप्शन दिया है कोसेक ए, और चौथा ऑप्शन दिया है कासे। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है सेक ए प्लस tan ए दिया है। अगले क्वेश्चन में दिया है 1 - sin a दिया है। तो पूछ रहा है इसका मान क्या हो सकता है। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 / cos a लिख सकते हैं। और प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, sin a/cos a लिख सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में 1 - sin o को साइन रहने दीजिए। अब क्या करते हैं, दोनों का यहाँ पे हर समान है, तो इसे लिख सकते हैं 1 + sin a, 1 + sin a, 1 + sin a/cos a, फिर इंटू 1 - sin a, यहाँ पे रहेगा sin a, इस ब्रैकेट में यहाँ पे sin a, यहाँ पे जहाँ जहाँ थीटा लिखे हैं वहाँ पे ए लिख दीजिए, cos a। ठीक है, यहाँ पे आपका भी ए रहेगा, cos a। ये था। अब देखिए ऊपर वाला फार्मूला बन रहा है, एक क्वेश्चन में a+b, दूसरे क्वेश्चन में a-b, माने क्या फार्मूला होता है, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर पे बटे क्या हो जाएगा, कास ए हो जाएगा। और हम जानते हैं 1 - इसे लिख सकते हैं 1 - sin a, 1 - sin a का होल स्क्वायर बटे कॉस ए। अब आप लोग जानते हैं सॉरी क्या फर्स्ट 1 - sin² को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब बटे कॉस ए नीचे है ही, तो एक कॉस ए एक कॉस ए कट जाएगा, बचेगा कितना, कॉस ए।
कितना बचेगा cos a, यानी हमारे प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, cos a। चलिए आइए 17वां क्वेश्चन लगाते हैं। 17 नंबर दिया है, 17 नंबर क्या दिया है आपको, ट्रिपल एम का बात कर रहा है। ट्रिपल एम मतलब होता है मीन, देखिए इसका है क्या, इसका इसका होता है मीन, मीन, मीन मतलब माध्य, मीन, मीडियम, और क्या दिया आपको पूछा है, यहाँ पे आपको पूछा बहुलक, क्या पूछा है बहुलक यानी मोड, क्या पूछा है मोड यानी बहुलक पूछा है। तो हम जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक को यम नाट से दर्शाते हैं, यम नाट बहुलक, बहुलक बराबर होता है, बहुलक, बहुलक बराबर होता है तीन माध्यिका, तीन माध्यिका माइनस दो माध्य, दो माध्य। इस फार्मूला में आप दोनों का मान रख दीजिए, बहुलक निकल जाएगा। यानी माध्य दिया आपको 26.1 दिया है, और माध्य दिया है आपको कितना दिया है, 25.8 दिया है। इसे हल करने पर जो आएगा 25.2 आएगा। हल कर लीजिएगा इसे, जो आएगा क्या आएगा, 25.2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। न पढ़िए आप बस। अच्छा, मतलब एक तीन क्वेश्चन बचा रहा है क्या, बस ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए, बस 3 मिनट लगे। देखिए, तो आप इसमें मान रखिए भाई, 3 × माध्यिका कितना दिया है हमें, 25.8 दिया है, और माइनस 2 × माध्य कितना दिया है हमें, मैंने 26.1 दिया है। आप इसे सॉल्व कर दिए, कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15, हासिल लगा 1, और 3 × 8 = 24, 1 25, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 2 8, माइनस 2 × 1 = 2, यहाँ पे हमारा पहले माध्यिका यानी दिया है 25, यहाँ पार्ट दिया ना 25.8, यहाँ पे 25, 25.8 दिया है। तो इसमें 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 × 8 = 24, हासिल लगा 2, 3 × 5 = 15, 2 17, और 3 दूनी 6, 1 7, इतना आएगा, माइनस 2 × 1 = 2.2, 6 × 12, हासिल लगा आपका 1, 2 × 1 = 5, 52, मैंने घटाएंगे 2 आ जाएगा, इसमें से 0.5, इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 25.2, यानी जो इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। अब देखिए क्या पूछा है, पूछा है 18वां बहुलक वर्ग होगा। अब बहुलक वर्ग में हम जानते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बहुलक वर्ग में सबसे अधिक पद कौन सा है, 12 में बांटता है, 12 है, तो 12 के सामने वाला जो होगा वही आपका बहुलक वर्ग होगा। क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग कितना होगा, यानी 10 और 15, तो 10 और 15 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। सबसे अधिक कितना बार है, 12 है, इसलिए इसका जो आंसर होगा 10 और 15 होगा। अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि लंबाई, यहाँ पे लंबाई दिया है, चौड़ाई, चौड़ाई यदि लंबाई चौड़ाई यक्स से 1 मीटर अधिक है, यानी मतलब अगर चौड़ाई यक्स हो गया आपका, यहाँ पे देखिए अगर आपको चौड़ाई दे दिया है यक्स, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई आपका हो जाएगा यक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब दोनों का क्षेत्रफल मैंने लंबाई मिल गया चौड़ाई मिल गया, तो गुणा क्या होता है, यक्स लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई गुणते चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 30 हो जाएगा। दोनों को हल कर दीजिए, x² प्लस यक्स, इस तरफ 30 आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, x² प्लस x माइनस 30, यहाँ पे आपका बराबर 0 रहना चाहिए था,
यहाँ पे आपका बराबर 0 रहेगा, प्रीमियस हुआ। चलिए अब हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। माने पासा यानी एक पासा है जो आपको 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखा रहता है, 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखा रहता है। तो आप लिख दिए। अब क्या कहा है, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। तो कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार आया। तो किसमें से, पूरे में से, 6 में से। यानी जो होगा सम संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी, 3/6 भाग करेंगे कितना आएगा, 1/2 आएगा। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1/2। तो बताइए आप लोगों को एक ऐसा सेशन लगा। यदि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए हम लोगों ने क्या किए, सभी MCQ कर चुके हैं। अब हम लोग कल इसी समय हम अपने सभी वस्तुनिष्ठ यानी सभी सब्जेक्टों को करेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपके बोर्ड में अच्छी तरह से आप लोग अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।